नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ नीलू व्यास। एक खबर जिसके बारे में कल से लोग चर्चा कर रहे हैं और वो बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि हरीश साल्वे जैसे जाने-माने वकील, उनकी अगुवाई में लगभग 650 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को। और उस चिट्ठी में उन्होंने इस बात को साफ-साफ कहा है कि जिस तरीके से वकीलों का एक तबका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है, वो न्यायपालिका पर प्रेशर डालने जैसा चीज़ें हैं। और तमाम उन मुद्दों को इन वकीलों ने इस चिट्ठी के ज़रिए लिखा है। अब अगर मैं कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दर्शकों को ये मैं बता दूँ कि इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं, उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि वी द अंडरसाइन्ड आर अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स who are writing to you expressing our deepest concern on the manner in which a vested interest group is trying to pressure the judiciary, influence judicial process, and defame our courts on the basis of frivolous logic and stale political agendas। यानी कि ये पूरा जो तबका है वकीलों का ये कह रहा है कि देखिए न्यायपालिका पर जोर और दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये ग्रुप अब जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें क्या है? चिट्ठी में ये कहा गया है कि एक वकीलों का एक तबका है जो कि साल्वे साहब और बाकी वकील कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ false narrative of a supposed better past and golden period of the courts, contrasting it with the happenings in the present. These are nothing but intentional statements made to sway court decisions and to embarrass the courts for certain political gains. It's troubling to see some lawyers defend politicians by the day and then try to influence judges थ्रू द मीडिया एट नाइट। और तमाम वो बातें कही गई हैं। फिर उसमें पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग की बात कही उन्होंने, इस चिट्ठी में लिखा। उन्होंने कहा कि देखिए बेंच फिक्सिंग जैसे आरोप लग रहे हैं। कुल मिलाकर मामला ये है कि ये जो साल्वे साहब और उनके साथ जो वकीलों का समूह है वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक तरीके से ये कह रहा है कि देखिए हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन जो वकील सड़क पर हैं, जो आज संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो असली लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं और वो संविधान को बचाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन कई तरीके से इस चिट्ठी को इंटरप्रेट किया जा रहा है कि क्या चंद्रचूड़ साहब पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले मामले में। फिर इधर अरविंद केजरीवाल के केस में आपने देखा कि जर्मनी और अमेरिका दोनों देशों से एक तरीके से भारत की सरकार पर दबाव डाला गया। तो सबको लगा कि देखिए हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, भारत की सरकार का ये कहना था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्यों दखलंदाजी जर्मनी और अमेरिका कर रहा है। तो उनके राजदूतों को बुलाया गया, उनको डांटा फटकारा गया और उनको कहा गया कि आप जाइए। तो एक तरीके से डिसमिस कर दिया। और उसके बाद अब ये वकीलों का समूह जो कि डीवाई चंद्रचूड़ को इस बात के लिए लिख रहा है। तो आज इस चिट्ठी का क्या मकसद है, इस चिट्ठी को क्यों लिखा गया, आखिर ये जो वकीलों का समूह है क्या ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। जो कि खुद एक लॉयर और एक्टिविस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा इस समय हमारे साथ है। प्राचा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो पहला सवाल है वो यही है कि इस चिट्ठी के मायने तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी का मकसद आपको क्या लगता है? क्यों ये चिट्ठी एक ऐसे समय में लिखी गई? क्योंकि इस चिट्ठी में टाइमिंग को लेकर भी कहा गया है कि देखिए एक ऐसे टाइमिंग में इन इन चीजों को किया जा रहा है जब चुनाव पास है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 650 वकीलों का जो ये समूह है, ये आखिर क्या कहना चाह रहा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से, अगर बहुत साफ शब्दों में आपसे पूछूं तो। जी। और मैं साफ शब्दों में ये बता रहा हूं कि जो लोग संविधान को, देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरीश साल्वे साहब का एक लेटर। और खुशखबरी यूं है कि जो भी लोग मोदी जी और अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी और एस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो ऐसे लोगों से जो उनके सामने निरीह हैं, जिसके ऊपर वो पुलिस के ऊपर अपना नाजायज दबाव बनवा के लाठी, गोली, आंसू गैस के गोले चलवाते हैं, झूठे केसों में फंसाते हैं, रेड्स कराते हैं। मेरे ऑफिस में खुद 15-15 घंटे की रेड्स कराई, 200-200 कमांडो से। कुछ नहीं मिला, माफी मांग के जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालते हैं। ये लोग जो एक तरीके से सबसे बड़ी डोमिनेंट और इमोरल डोमिनेंट फोर्स है देश में, क्योंकि ये अपने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो देश की निरीह जनता के एक आंदोलन से जो ईवीएम का हुआ, एक आंदोलन से जो किसान आंदोलन हुआ, एक आंदोलन से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु का चल रहा है,
इन सभी आंदोलनों से, देश के बेरोजगारों ने जो आंदोलन किए, देश के जो रेप पीड़ित बच्चे बच्चियां हैं उन्होंने जो आंदोलन किए, उससे इतने ज्यादा डर गए ये लोग, और इनको ये नजर आने लगा कि हम लोग चाहे कितना भी सरकारी माध्यम से इन संस्थानों पे दबाव बना लें, अब संस्थान भी उनकी अंतरात्मा और जो गुजारिश 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की थी 2018 में, देश की जनता आए और हमारी हिफाजत करे, वो जनता कॉल ले चुकी है, वो जनता जाग गई है। और उसकी वजह से नीलू जी आप देखिए सीक्वेंस, और एक अभी अभी का सीक्वेंस देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड सीक्वेंस, गोयल साहब जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के पद से, जो कि नरेंद्र मोदी जी के चुनिंदा पसंदीदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ जाके बनाए हुए इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे, उनका इस्तीफा, और ऐसी चीजें होने लगी अलग अलग संस्थानों से, जिसकी वजह से जो सत्ता में दमनकारी ताकतें हैं, अमित शाह जी और मोदी जी के जो कोर ग्रुप है अडानी अंबानी जी का, उसने ये कहा होगा कि ये तो ऐसी एक हमने तूफान बाढ़ रोक रखी है अपने, ये जो जिसको मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूं, उनके माध्यम से, जो कि सिर्फ तारीफ करने के लिए, एक प्रोपोगेंडा करने के लिए ही जिनकी जैसे एग्जिस्टेंस बच गई है, और वो भी किसकी, सत्ता पक्ष की, जहां से मलाई मिलने के चांस होते हैं, जहां से फेवर्स मिलने के चांस होते हैं, उसकी महिमा मंडन करना और ऐसे एग्रेसिवली करना जैसे किसी निरीह व्यक्ति की करना है। नरेंद्र मोदी जी को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बोल देगा तो हम ये कर देंगे, ये तो बड़ा अत्याचार हो गया नरेंद्र मोदी जी के साथ, वो तो एसपीजी प्रोटेक्टिंग है, प्रधानमंत्री हैं, उनको कौन छू सकता है। ये जो आर्टिफिशियल नैरेटिव क्रिएट करके आर्टिफिशियल विक्टिम बनाने की जो उन्होंने ठेकेदारी उठा रखी है, ये सब चीजें भी फेल होती नजर आई। तो ये लेटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उससे भी बड़ी खुशखबरी इसलिए है कि हरीश साल्वे साहब जैसा धुरंधर, वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि और वो इतने जबरदस्त वकील हैं, इतने जबरदस्त वकील हैं कि किसी भी बात को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी इंप्रेस हो जाए। जरा ये लेटर पढ़ लीजिए, ये हरीश साल्वे साहब द्वारा लिखा गया लेटर है, और इसमें क्या कोई भी लॉजिक नजर आ रहा है? ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी विक्ट्री है कि हरीश साल्वे साहब भी सिर्फ रेटोरिक ही तलाश कर पाए, कोई तथ्य तलाश नहीं कर पाए लेटर में। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी विक्ट्री है, मतलब वो एक शार्पेस्ट ब्रेन है कंट्री के, उनको भी कोई सच्चाई भरा तथ्य नहीं मिला लिखने के लिए, सिर्फ नहीं रिटोरिक, किसके सिर्फ आप एक ये जो कह रहे हैं, किंवदंती। नहीं प्राचा साहब क्या आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से हरीश साल्वे चंद्रचूड़ साहब को ये कह रहे हैं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले को रिव्यू करें, दूसरी तरीके से लिखा जाए, क्या इशारा उस तरफ है? वो तो बात की बात है नीलू जी, वो कुछ लिख ही नहीं पाए। हम जैसे निरीह लोगों के खिलाफ जो कि सत्ता पक्ष से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी लॉजिक नहीं लिख पाए। हम इन्फ्लुएंस करेंगे, या जो देश के लॉ फर्स्ट ऑफिसर और सेकंड लॉ ऑफिसर और जो बाकी लॉ ऑफिसर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला था? रोस्टर सिस्टम के बारे में ही बोला था ना, बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती हैं उसी के बारे में बोला था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनप्रेसिडेंटेड तरीके से। तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है? हम तो इस पोजीशन में ही नहीं है जो इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में नहीं, लो जी, सिर्फ दुनिया में वही होता है जो सत्ता पक्ष का हो। तो इन्फ्लुएंस हम लोग तो क्या कर आप ही नहीं ये कह सकते ना, रहे देयर हैं, इज अ नहीं प्रिजम्पशन, प्राचा और हम साहब, लोगों का प्राचा फर्ज है। साहब, प्राचा साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क यू बहुत क्लियर शब्दों में कि हरीश साल्वे की ये चिट्ठी क्या चंद्रचूड़ साहब पर दबाव बनाने के लिए है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में और जो तमाम तरीके के जो सत्ता विरोधी जो एक तरीके से जो ऑर्डर आ रहे हैं, जो सत्ता को फेवर नहीं करते हैं, उन पर धीरे चलने के लिए है? एक तरीके से इशारा क्या हरीश साल्वे की चिट्ठी चंद्रचूड़ साहब को कर रही है? एग्जैक्टली, ये हमारी तीसरी बड़ी सबसे बड़ी विक्ट्री है।
वही मैं कह रहा था ना, हरीश साल्वे जी की चिट्ठी में भी, और वो शार्पेस्ट ब्रेन है, वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन, उनकी चिट्ठी में भी कोई तथ्य नहीं लिख पाए वो, क्योंकि है ही नहीं तथ्य। लेकिन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वही जो चीज आप कह रही हैं, जिस चीज की चिट्ठी लिखी है वही अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से होता है, और वो अटेम्प्ट कैसे एस्टेब्लिश होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा सबूत है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, जो आप खुद पढ़ के सुनाते हैं नहीं तो आप इसके ये फेवर कह में। रहे हैं। तो ये है जी, इन्फ्लुएंस करने का अटेम्प्ट। मैं नीलू जी आपको कुछ बोलूंगा तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और एक नहीं, तरफ नहीं, से मोदी जी के का बोलना होगा, आपको फोन आएगा, तो आप किससे इन्फ्लुएंस होंगी मुझे ये बता दीजिए। मेरे जैसे आपको 100 लोग, छोटे 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 छोटे, इतने छोटे छोटे, जो जो गाड़ी के सामने कुत्ते के पिल्ले आ जाते हैं जैसे, मोदी जी को तो वही बातें आती हैं करनी, छोटे छोटे पिल्ले आ जाते हैं गाड़ी के सामने, वो अगर आपको 100 और 1000 फोन कर लें, और एक जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं मोदी जी, वो फोन कर ले, तो आप के ऊपर इन्फ्लुएंस डालने के लिए क्या क्या चीज फर्क डालेगी आपको, इतनी सी तो बात है। इसीलिए हरीश साल्वे साहब एक तो लॉजिक नहीं दे पाए, उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इस देश में दिल्ली में ही सिर्फ सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों लॉ ऑफिसर्स हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, दूसरी गवर्नमेंट्स के पैनल पे, और प्राइवेट निकायों के पैनल पे, बीजेपी के द्वारा, सरकार, बीजेपी की सरकार द्वारा अपॉइंटेड वो लॉयर्स हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ 600 लिख पाए। हरीश साल्वे जी नहीं, के खुद लेकिन मेरे ख्याल से हजारों तो जूनियर्स होंगे जो उनके कहने पे जान देने को तैयार हो जाएंगे, फिर भी सिर्फ 600 नहीं तो चिट्ठी पे जो अगर लिख पाए। तो देखिए हमारी जो कितनी बड़ी बातें विक्ट्री है, आप कह रहे कोई हैं भी साथ नहीं है राजा इस साहब, नैरेटिव के। प्राचा साहब, जो बात आप कह रहे जी हैं, क्या मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि ये जो 600 या 650 वकील हरीश साल्वे की अगुवाई में जिन्होंने चंद्रचूड़ साहब को ये चिट्ठी लिखी है, ये कहते हुए कि देखिए न्यायपालिका के ऊपर अटैक हो रहा है, न्यायपालिका की गरिमा से खिलवाड़ की जा रही है, क्या ये वकील आज सत्ता के प्रवक्ता एक तरीके से बनकर और चंद्रचूड़ साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, ये एक ये है दबाव बनाने की चेष्टा। हम लोगों का तो दबाव हो ही नहीं सकता ना, हम लोग तो निरीह प्राणी हैं, हम क्या कर लेंगे। अभी अमित शाह जी फोन करेंगे, मुझे ईडी भेज के अरेस्ट करा लेंगे। अभी स्पेशल सेल को बोलेंगे, दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, कि जाओ जी, पिछली बार तो तुम लोग वापस आ गए थे क्योंकि तुम्हें कोई सबूत मिला ना मिल सकता था, और अदालतों ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, तो अब जाओ सीधे गोली मार देना। हम लोग डरेंगे या वो डरेंगे? हमसे कौन डरेगा? हमसे कौन डर सकता है? कंसेप्चुअली, लॉजिकली डर ही कौन सकता है? प्रधानमंत्री जी हमसे डरेंगे? वो तो चाइना से डरते हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि चाइना एक फोर्स है ना, हम तो एक निरीह प्राणी, एक भारत का नागरिक छोटा सा, भगत सिंह के मानने वाले इससे डर रहे हैं ना वो, नहीं, लेकिन अंबेडकर साहब इस के समय मानने वाले प्रश्न इससे डर रहे हैं ना। जी, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्योंकि ये इशू जो साल्वे साहब की चिट्ठी है, ये काफी एक बड़ा इशू हो गया है, इस पर पॉलिटिशियंस ने लिखना शुरू कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये मैं जो कल उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको मैं पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ, अभी स्क्रीन पर उसको हम लगाएंगे। उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए कि व्हाई डिड द फोर मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस होल्ड एन अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वार्न अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा 2017 या 18 में, उसका उन्होंने जिक्र किया है। दूसरा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि एक जज को क्यों राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तीसरा उनका यह सवाल था कि अभी एक फॉर्मर हाईकोर्ट जज को पश्चिम बंगाल से चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं मोदी जी। उसके बाद व्हाई डिड यू ब्रिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बाद में उन्होंने जो लिखा है कि मोदी जी, India's institutions are the property of India's people. You are personally responsible for usurping their powers and weakening our country. यानी कि इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का काम मोदी सरकार ने किया है, ये आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है। जिसके जवाब में आप मोदी जी का ट्वीट देखिए, अपने स्क्रीन पर आप देखेंगे कि मोदी जी ने ये लिखा है, और उसका जवाब भी उन्होंने एक बयान दिया कि to browbeat and bully others is vintage Congress culture. 5 decades ago itself, they had called for a committed judiciary. They shamelessly want commitment from others for their selfish interests, but desist from any commitment towards the nation.
नो वंडर 140 करोड़ इंडियंस आर रिजेक्टिंग देम। तो इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से दिया। तो अब ये इशू ऐसे इस लेवल पर आ गया है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं, कमिटेड जुडिशरी की बात कर रहे हैं। आखिर कमिटेड जुडिशरी चाहता कौन है? कांग्रेस चाहती थी या मोदी जी ज्यादा बड़ी कमिटेड जुडिशरी की अपेक्षा कर रहे हैं लोगों से? प्राचा साहब। प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा की जरूरत है या प्रधानमंत्री जी से किसी को सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है? ये सीधा सा सवाल है। जो प्रधानमंत्री के पद पे व्यक्ति बैठे हैं, उनको किसी से सुरक्षा की आवश्यकता, मैं तो कॉन्सेप्चुअल चीजों पे जाता हूँ, लॉजिक पे जाता हूँ। प्रधानमंत्री जी के पद पे कोई भी बैठ जाए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो एसपी जी की होती है, तो वो तो असुरक्षित हो ही नहीं सकता। अगर वो डरता है सुब्रमण्यम स्वामी जी की कहने की वजह से, की तरह से अगर उनका लॉजिक मान लिया जाए, तो वो अपने अंदर के दिल में डर से या लालच से डरता है चाइना से। डर तो उससे हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं और उस पद का दुरुपयोग करके चीफ मिनिस्टर को जेल में भिजवा दें, होम मिनिस्टर के पद का दुरुपयोग करके चीफ मिनिस्टर को जेल में भिजवा दें, अपने ओपोनेंट्स के ऊपर रेड्स करा दें। अपने ये डर डर पैदा कौन कर सकता है और डर पैदा कौन नहीं करा सकता? प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब और सरकार में और रूलिंग पार्टी के मेंबर्स में। हम लोग तो करा ही नहीं सकते ना डर पैदा। हम तो सिर्फ इस बात का डर पैदा करा सकते हैं कि जनता अगले चुनाव में या पीसफुल प्रोटेस्ट करके आप लोगों को बेनकाब कर देगी, एक्सपोज कर देगी। मगर उसको भी आपने ईवीएम के माध्यम से कब्जा कर रखा है, 20% वोट आप एक्स्ट्रा लेते हो। तो हम लोगों तो कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली डरा ही नहीं सकते। डरा तो वो सकते हैं, उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि कैसे कैसे वो डरा सकते हैं और कैसे कैसे डरा रहे हैं। लॉजिक देखिए, खड़गे जी एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, लेकिन एक चीज मिस कर गए। उन्होंने ये तो बोला है कि ये बीजेपी करा रही है काम, ये नहीं बोला कि बीजेपी के अलावा कोई करा ही नहीं सकता 2014 के बाद, क्योंकि सारे संस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में तो सरकार के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। खड़गे जी चलिए, अगर आप चाहें आज कि मैं इलेक्शन कमीशन का छोड़ दीजिए, एसबीआई के जब अभी तो चुनाव आयोग का वो लग गया, ये ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, मोदी जी ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे जब तक कि वो फोन ना करें चुनाव आयोग को अपने किसी दूसरे माध्यम से, मतलब टेक्निकली तो नहीं करा सकते। लेकिन इससे पहले तो एक ही व्यक्ति के पास और एक ही संस्थान के पास, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के पास ही तो ताकत थी कि किसी व्यक्ति ने उनकी बात नहीं सुनी तो यहां से वहां ट्रांसफर करा देंगे, सेंट्रल की पोस्टिंग करा लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में भी देखिए कंट्रोलिंग कार्डर क्या होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बैलेंसिंग बनाई थी ना देश की, उसका दुरुपयोग करके, एनआईए का दुरुपयोग करके, ईडी का दुरुपयोग करके, स्टेट पुलिस मशीनरी को क्रश करने का काम जो कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के काम जो कर रहे हैं, ये पहली बार ये बीजेपी की सरकार ने की है और कर भी यही सकते हैं। खड़गे जी तो कर ही नहीं सकते ना। खड़गे जी क्या नहीं, लेकिन एनआईए से रेड करा देंगे? पाचा साहब, इसमें इस खड़गे जी चिट्ठी आप में मुझे, नीलू कई जी एक बात बता दीजिए, खड़गे जी, नीलू जी, क्या खड़गे जी एनआईए से रेड करा सकते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे? क्या खड़गे जी ईडी की रेड करा सकते हैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर पे? नहीं करा सकते ना। तो जो चीज टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, खड़गे जी ने वो बात नहीं बोली कि हम तो करा ही नहीं सकते, वो नहीं, करा लेकिन सकते हैं और उन्होंने कराई, प्राचा साहब, और वो ही करा प्राचा सकते साहब, हैं। प्राचा साहब, ये जो वकीलों का समूह है, ये बड़े संगीन आरोप लगा रहा है। अब जैसे कि एक लाइन है इस चिट्ठी की, वो मैं सोच रही थी कि इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी कि आखिर साल्वे जी की इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र क्यों किया गया। उन्होंने बेंच फिक्सिंग जैसी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, पॉलिटिशियंस को कुछ लोग डिफेंड करते हैं और रात को फिर कुछ लोग जाकर इंटरव्यूज देते हैं। ये उन वकीलों के लिए है जो वकील इंटरव्यूज दे रहे हैं, जैसे आप हो गए, प्रशांत भूषण साहब हो गए, या संजय हेगड़े हो गए, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो कि इंटरव्यूज देते हैं। तो उनके वजह से एक इस चिट्ठी में वो लाइन लिखी हुई है और बिल्कुल वो साफ दर्शाता है कि किस तरीके से ये बातें साल्वे साहब और उनके पूरे समूह को अच्छी नहीं लग रही है। और वो बार बार इसी का हवाला लेके कह रहे हैं कि देखिए, न्यायपालिका की गरिमा गिर गई है। और उन्होंने साथ में, अब मैं वो लाइन पढ़ती हूँ, उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी। उन्होंने लिखा है,
कि they have also concocted an entire theory of bench fixing, which is not just disrespectful and contemptuous, it's an attack on the honor and dignity of our courts. At times, it also leads to slanderous attacks and insinuations on respected judges. They have also stooped to the level of comparing our courts to those countries where there is no rule of law and accusing our judicial institutions with unfair practices. These aren't just criticisms, they are direct attacks meant to damage the public's trust in our judiciary and threaten the fair application of our laws. And this is a clear my way or the highway approach at work. Any decision they agree with is hailed, and any decision they disagree with is trashed, smeared, and disregarded. This cherry picking has been visible in very recent judgments too, and we are equally worried about कुछ points में उन्होंने दिया है कि किस किस बातों से वो worried है. Political flip flopping, उसके बाद उन्होंने अंडरहैंड टैक्टिक्स एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि इस समय चंद्रचूड़ साहब को डिग्निफाइड साइलेंस जो उन्होंने मेंटेन किया है वो नहीं मेंटेन करना चाहिए. अब इन सब बातों का असर चंद्रचूड़ साहब पर क्या पड़ेगा, न्यायपालिका पर क्या पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका को कुछ समय करना चाहिए? जी देखिए, मैं उसी बात पे आता हूं, क्योंकि ये सबको एक ही उससे कह रहे हैं, तो मैं दूसरे अपने कोलीग्स जो लॉयर कोलीग हैं, साल्वे साहब भी कोलीग हैं हमारे, और अधीश अग्रवाल जी भी कोलीग हैं, और प्रशांत भूषण जी भी कोलीग हैं, ये लोग, और अशोक अरोड़ा जी भी कोलीग हैं, जो जो वो भी बोलते हैं बहुत सारी बातें. वो क्या बोल रहे हैं मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता. मैं क्या बोल रहा हूं मैं अपने बारे में टिप्पणी कर सकता हूं. मेरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा सारा का सारा जो भी हम, और मैं आम तौर पे जो साल्वे साहब के 600 लॉयर्स ने साइन किए ना, उससे ज्यादा हमारे प्रोटेस्ट में लॉयर्स हर प्रोटेस्ट में आते हैं, लाठी खाने, गोली खाने, अपने ऐशो आराम के एसी ऑफिस से छोड़ के. मैं वो व्यक्ति हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, साल्वे जी की का ध्यान आकर्षित करता हूं आपके माध्यम से. मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग, ये जनता, देश की जनता हमसे कह रही है, और हम देश की जनता के आदेश पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2018 की कॉल आंसर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की. वो क्या है कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम देखते हैं कौन आप पे प्रेशर बनाता है. हम अपने न्यायिक व्यवस्था पे प्रेशर नहीं बनाने देंगे. जनता लोहे की दीवार बन के अपनी जुडिशरी के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी होगी. आप निष्पक्ष रूप से संविधान और कानून के हिसाब से फैसले करें, हम देखेंगे आपको कौन टेढ़ी नजर से भी देखता है. ये मेरे बयान है हमेशा के. इसमें साल्वे साहब को क्या परेशानी है, और इनके 600 के 600 मित्र जो है, इनको क्या परेशानी है? इनको तो बल्कि खुश होना चाहिए मुझसे. तो ये मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? अगले प्रोटेस्ट में आए मेरे साथ. ये मैं साल्वे साहब को इनवाइट करता हूं ना. मेरा तो हर प्रोटेस्ट इसीलिए है ना कि जजेस तुम संघर्ष करो, देश की जनता तुम्हारे साथ है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है. हम तो ये नहीं कह रहे कि मोदी जी से डरने की जरूरत नहीं है. नहीं, लेकिन क्या, प्राचा साहब ये देखिए क्या आगे जो चलते ये हैं अब हम आगे चलते हैं. नहीं, एक मिनट और सुन हाँ लीजिए मेरी बात, आगे चलते हाँ हैं. बोलिए. तो अब जब ये स्थिति आ गई है, तो अब ये 600 लोग जो लिख रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं, क्योंकि दबाव, जैसे मैंने पहले कहा, ये लोग बना सकते हैं चंद्रचूड़ साहब को. ये जो दूसरे मित्र हैं हमारे, प्रशांत भूषण हो गए, हम हो गए, दूसरे लोग हो गए, अशोक अरोड़ा जी हो गए, हम क्या किसी आईपी को फोन करके इनके फैमिली मेंबर्स के पीछे कुछ लोग लगा सकते हैं? हमारी ताकत है ये. हम क्या सीबीआई से इनकी फोन टैपिंग करा सकते हैं? हम क्या पेगासस का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम क्या रिटायरमेंट के बाद जो इनके लॉ मिनिस्टर ने तरह तरह की धमकियां दी हैं, लॉ मिनिस्टर साहब ने, जो पुराने वाले थे, कि सरकार से मिलके चलना चाहिए जजेस को, हमारी क्या हैसियत और औकात है हम ये सब बोल के कुछ उनके ऊपर फर्क भी डाल सकें? ये तो साल्वे साहब, क्योंकि मोदी जी के घनिष्ठ मित्र हैं, माने जाते हैं, सत्ता के घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं, इस चिट्ठी से प्रभाव पड़ सकता है अगर कोई पड़ेगा. तो ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये दबाव बना सकते हैं, हम तो दबाव बना ही नहीं सकते. हम तो यही कह सकते हैं कि हम, जितनी भी भारत देश की जनता है, वो फटे हाल है, कमजोर है, गरीब है, बेरोजगार है, भूखी है, प्यासी है, मगर अपने देश के जजेस के साथ खड़ी रहेगी. किसी सरकार को या किसी ताकतवर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर दबाव नहीं बनाने दीजिए. इस बात का क्या जवाब है? और इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं ना लेकिन कि साल्वे साहब जैसा जी मेधावी
बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर भी कुछ लॉजिक नहीं दे पाया ना, ये रिटोरिक है सिर्फ, लॉजिक हम्म, कुछ नहीं है, तथ्य कुछ नहीं है। जी। प्राचा साहब, लेकिन आज ये जो आलम हम देख रहे हैं न्यायपालिका के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, उसमें एक इतना पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर, जहां पर ये 6 और या तो 650 वकील आज सत्ता के प्रवक्ता एक तरीके से बन गए हैं, सत्ता के पैरोकार बन गए हैं, और बाकी जो वकील हैं वो सारे सड़क पर हैं, जैसे आप जैसे लोग जो कि आज ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को लेकर आप लोग वोकल हो रहे हैं। आखिर क्या क्या चल क्या रहा है इस पूरे न्यायपालिका के इस भवन के अंदर? और चंद्रचूड़ साहब तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू रिएक्ट एट ऑल, वो कुछ उस पे बोलेंगे तो नहीं, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि आज साल्वे साहब का समूह ये कह रहा है कि देखिए चंद्रचूड़ साहब पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो दूसरा समूह है वो ये कहता है नहीं, सरकार की तरफ से चंद्रचूड़ साहब पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर किस समूह की बात सच्ची माने लोग? लेकिन चंद्रचूड़ साहब पर दबाव है ये तो तय है, लेकिन कौन सा समूह ज्यादा बड़ा दबाव बनाने की इस समय कोशिश कर रहा है? नीलू जी, वो साल्वे साहब का और जो अमित शाह जी और मोदी जी का जो ये एफर्ट था वो कामयाब हो गया, क्योंकि आपने ये कह दिया कि पोलराइजेशन हो गई। पोलराइजेशन हम्म, है ही नहीं ना। 99% वकील इस तरफ हैं, इस देश में लाखों लाखों वकील हैं। साल्वे साहब के, मैं यही तो बता रहा था आपको, साल्वे साहब के जो जूनियर्स हैं और जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आंखें बंद करके उनकी चिट्ठी पे साइन करेंगे, आंखें बंद करके देखेंगे भी नहीं। सिर्फ हम्म, 600 लोगों ने की है। पोलराइजेशन कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट 100% यूनानिमिटी है साल्वे साहब के पक्ष के खिलाफ। एक हमारे जो आदिश अग्रवाल जी है ना, मेरे से गलती हुई, मैंने भी उनकी इलेक्शन में मदद की थी, मैं माफी मांगता हूँ जनता से। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी ऐसा हरकत भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये ऐसी ऐसी बातें की थी, और वो इतने ज्यादा एक्सपोज हो गए, उनको उनकी खुद की कमेटी जो है अंदर, उन्होंने उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया तुरंत। और वो अभी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं करा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनको निकाल दिया जाएगा किसानों के खिलाफ लिखने के लिए। ये तथ्य है, कोई साथ नहीं है। इसीलिए आदिश अग्रवाल जी जहां फेल हो गए, कि क्योंकि वो तो, अगर आप नीलू जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो सीनियर एडवोकेट हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, हमारी मुबारकबाद उन्हें। आप उनसे एक इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग होता है, उनसे आप इंग्लिश में एक इंटरव्यू करके दिखा दें मुझे, 5 मिनट का, फिर देश की जनता पे छोड़ दें कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो फैसला कर लेंगे। इसीलिए एक सबसे बड़े वकीलों में से एक को उतारा गया है, क्योंकि आदिश अग्रवाल जी की पहल से, क्योंकि वो अपने पद पे पहुंच गए थे ऐसे, उस पहल को, जो जो उस पहल से मोदी जी और अमित शाह जी की छवि को जो नुकसान पहुंचा था ना, उससे, उसको इसके कवर साथ ये करने भी के है लिए, कि उसको आज थोड़ी थोड़ी लेकिन रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए, नीलू जी, थोड़ी राजा रिस्पेक्टेबिलिटी साहब, देने के लिए हरीश साल्वे जैसे लॉयर को उतारा गया। नहीं तो इसका मतलब ये है, अपने आप आप ये को, कह रहे मोदी हैं जी को कि वरना हाँ, रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं मिलती। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हरीश साल्वे को सरकार के निर्देशन के बाद उतारा गया है कि भाई ठीक है, आप 600 वकील जमा करो और एक इस तरीके की एक चिट्ठी लिखिए, ताकि चंद्रचूड़ साहब को समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, एक नैरेटिव दूसरा, जो पोलराइजेशन की बात वो कर पाए कि कुछ वकील ऐसे भी हैं, या एक बुरे समूह ऐसा भी है जो इस बात का विरोध कर रहा है, ऐसा कोई है ओके। ही नहीं। क्योंकि साल्वे साहब जैसे व्यक्ति, मैंने अभी आपको बताया ना, सरकार की तरफ से दबाव के बावजूद भी सिर्फ 600 लोगों ने साइन किया, जिसपे हम्म, 6000 साइन तो मैं समझता हूँ साल्वे जी के कहने से 1 मिनट में हो जाएंगे। अगर मुझसे हम्म, भी कहेंगे ना कि तुम ये लिख दो महमूद, कि मैं जो हूँ पागल हूं, तो मैं शर्मा शर्मी कर सकता हूँ साइन साल्वे जी के कहने पे। इतनी रिस्पेक्ट है उनकी, तब सिर्फ 600। हो क्या रहा है? हम्म, साफ है, कोई पोलराइजेशन नहीं है, वन साइडेड है सब। पूरा देश ओके। खिलाफ है मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ, सिर्फ ईवीएम साथ है उनके। हम्म, मैंने आपको इतना बड़ा अपना एग्जांपल दे दिया, मेरे जैसा जिद्दी व्यक्ति भी, मेरे जैसा वो भी साल्वे जी की रिस्पेक्ट करके अपने खिलाफ भी चिट्ठी पे साइन कर सकता है, इतनी रिस्पेक्ट है उनकी। सिर्फ 600 ने हम्म, किए, ये क्या हो गया? हम्म। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब इसका न्यायपालिका पर क्या असर पड़ेगा, और आपको क्या लगता है कि वाकई में जो न्यायपालिका की गरिमा गिरने वाली जो बात हरीश साल्वे ने कही है, क्या इस समय वाकई में
जो जुडिशरी की जो छवि है वो दागदार हो रही है, या जुडिशरी को जो करना चाहिए वो तटस्थता के साथ लगा हुआ है और चंद्रचूड़ साहब अपनी जॉब कर रहे हैं जैसे उनको करनी चाहिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता देखिए, कि चाहे हम बीजेपी लोग जो की इस तरफ के कोई बोले या फेंस के फेंस हम जो फेंस के इस तरफ हैं, और ये एक स्ट्रेटजी ये भी है कि हमें चुप किया जाए। हमारा कहना, हमारी जुडिशरी से शिकायत ही ये है कि टू लिटिल एंड टू लेट, कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ। हमारी तो शिकायत ही है ना। तो एक काउंटर नैरेटिव और खड़ा कर दिया। हम तो खुद जुडिशरी को कितनी मुखरता से वो कर रहे हैं कि आप फैसला कीजिए ना वन वे और द अदर। नहीं तो टू लिटिल आप इलेक्टोरल किस बॉन्ड्स पे चीज़ में? फैसला कीजिए, टाइम मत दीजिए। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप कह रहे हैं कि इट्स टू लिटिल टू लेट। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं, अगर काउंटर नैरेटिव खराब, ये सब स्ट्रेटेजी बनती है ना आरएसएस के बैकग्राउंड में, कि कैसे एक इतनी बड़ी देश की जो जनता है वो खिलाफ 100% ऑलमोस्ट हो गई, तो कैसे उसको टैकल किया जाए। उनके पास तो कुछ वेपन्स है ना, बस मुट्ठी भर वेपन्स बचे हैं। ईवीएम सबसे बड़ा, उसके बाद अब ये इतना बड़ा वेपन साल्वे जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी को आज एक और बहुत अच्छा मैसेज चला जाना चाहिए कि ऑलमोस्ट 100% लॉयर कम्युनिटी जो है इस नैरेटिव में हमारे साथ है, जो हमारा नैरेटिव है। और साल्वे साहब और जो केंद्र सरकार है, बीजेपी आरएसएस की कंबाइंड माइट सिर्फ 600 साइन करा पाई, तो ये हमारे लिए बूस्ट इन द आर्म है बहुत बड़ा। लेकिन हाँ, एक जो शरारत भरा पॉइंट है कि दूसरा नैरेटिव भी है, वो साल्वे साहब की शक्ल, भारी भरकम शक्ल पेश करके, जो अधीश अग्रवाल साहब पेश नहीं कर पा रहे थे पूरी ताकत लगा के भी, वो जरूर इन्होंने एक डेंट जरूर डालने की चेष्टा की है, लेकिन वो पड़ेगा नहीं। जुडिशरी में तो सब समझदार लोग हैं ना, बस 600 ही लोग साल्वे जी के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश के बाद, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत की बात। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी प्राचा साहब कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल के की जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर जर्मनी से, अमेरिका से प्रतिक्रियाएं आई। आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं सरकार ये संदेश हरीश साल्वे के जरिए या हरीश साल्वे के समूह के जो वकील हैं उनके जरिए ये देना चाह रही है कि भाई आपने सरकार पर बहुत ज्यादा सख्ती कर ली है, अब थोड़ा हौले हौले चलिए? जी। सारा दबाव डालने के बाद भी हरीश साल्वे जी जैसे शख्सियत को सिर्फ 600 साइन मिले, तो वो समूह ना हुआ, वो एक दबाव में घिरा हुआ बेचारा मजबूर समूह हुआ, छोटा सा, छोटा सा, जिसकी संख्या शायद 0.01% भी नहीं है वकीलों की टोटल संख्या। खैर, ये वही कोशिश है, लेकिन पूरी तरीके से नाकाम कोशिश है, और इसका काउंटर इफेक्ट होगा और होगा। हम लोगों की शिकायत और मजबूत हो गई आज कि जुडिशरी को प्रोएक्टिव होके ना इस तरफ के पक्ष में कोई फैसला करना चाहिए, ना उस पक्ष के तरफ करना चाहिए, न्यूट्रली जल्दी, संविधानिक क्राइसिस चल रहा है ईवीएम का, उस पर फैसला करना चाहिए। पूरी दुनिया में पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसा नहीं है कहती जो पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जो ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। मैंने आज रामपुर से जो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन भरा है, उसमें भी हमने यही गुजारिश की है कि मेरा इलेक्शन पेपर बैलेट से होना चाहिए, वो कानूनी तौर पे जायज है। तो ये इसके लिए फैसला करना चाहिए। अगर हमारी ये बातें ठीक है तो तुरंत फैसला करें, ताकि देश इतने बड़े संवैधानिक संकट से निकल सके, और देश में जो ये अभी पूरी दुनिया में जो देश का नाम खराब हो रहा है वो ना हो। मोदी जी तो कहते हैं मेरे बड़े मित्र हैं जर्मनी वाले, मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे ट्रम्प भी बड़े मित्र हैं और ये जो बाइडेन भी बड़े मित्र हैं, बड़ी लेकिन तस्वीरें हरीश छपवाते हैं। साल्वे का ये चिट्ठी ये क्या लिखना, हो गया, हरीश साल्वे, ये क्या हो गया, हम नहीं लोग बट ज्यादा पावरफुल हो गए क्या? मोदी जी क्या कर रहे हैं, एक अकेला सब पे नहीं नहीं भारी, मुझे ये और बताइए। जो बाइडेन साहब हम जैसे नहीं छोटे मोटे राजा साहब, पिल्लों की बातें सुन रहे हैं। हमें तो मोदी जी नहीं नहीं पिल्ला कहते हैं ना, राजा पिल्लुओं की बातें साहब, सुन रहे हैं जो कार के नीचे आने वाले हैं उनकी। राजा साहब, मैं एक आखिरी सवाल ही उन कर रही हूँ पिल्लों की कि बात जो, जो बाइडेन क्यों सुन रहे हैं जिनको मोदी जी अपने कार के नीचे लेते हैं, ऐसा क्यों हो हाँ रहा है? जी, राजा साहब, लेकिन हरीश साल्वे आज अब उनकी क्या मजबूरी है, उन्होंने साढ़े 600 का समूह इकट्ठा किया है, लेकिन क्या आज हरीश वो देखिए, साल्वे को भी मजबूरी उनकी अंदर कोई अंदर नहीं पता है? होगी, वो जरा मित्रता निभाने वाले व्यक्ति हैं, मित्रता निभाने वाले व्यक्ति हैं, मित्रता में थोड़ा वो ओवरबोर्ड जा रहे हैं मोदी जी की। यानी कि मोदी मोदी जी से उनकी मित्रता है, इस वजह से वो चंद्रचूड़ साहब को चिट्ठी लिखी है उन्होंने। हाँ, वो मित्रता देखिए, मित्रता निभाते हैं वो, उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप। हम्म।
वैसे उनके पिताजी को नहीं, मैं जानता था अच्छे से, वो उनकी जी। इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं होंगे ऊपर, ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता था। वो हुँ, कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था, मैं तो बच्चा था तब, एनएसयूआई हुँ, में था जब वो थे, जी, यूथ कांग्रेस में ठीक था। है। मगर हाँ, वो लेकिन वो एक अलग तरह के जी। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बस आखिरी सवाल है कि आम जनता जब इस चिट्ठी को देखेगी, तो उसको यही लगेगा कि ये एक दूसरा प्रेशर ग्रुप आकर खड़ा हो गया है, वकीलों का। भई एक तरफ दूसरा समूह है और ये समूह भले ही इसको समूह हम ना कहें, 600 या साढ़े 600 ही वकील हैं, हरीश साल्वे की अगुवाई में। लेकिन आज ये संदेश जुडिशरी को क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मसले पे दिया जा रहा है कि तुम धीरे-धीरे चलो या इस तरीके के अनफेवरेबल ऑर्डर सरकार के लिए मत सुनाओ? क्या ये संदेश है हरीश साल्वे का? बहुत साफ शब्दों में आखिरी सवाल आपसे, उसका जवाब दो टूक। यही कोशिश है, मगर वो फेल्ड कोशिश है, क्योंकि जनता ये देख रही ना कि प्राचा साहब तो इतने छोटे आदमी हैं साल्वे साहब के सामने, उनके साथ तो इससे ज्यादा सड़क पे प्रोटेस्ट करने वकील आ जाते हैं, और एक दिन की कॉल पे। तो ये इतनी दिन से तैयारी चल रही होगी, आदिश अग्रवाल जी ने भी कोशिश कर ली, तो सिर्फ 600 ही जुटा पाए, तो इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। लाठी चलिए गोली आपका खाने के बहुत लिए हमारे साथ इससे ज्यादा लॉयर आ जाते हैं एक दिन के नोटिस पे। ये तो जी, चिट्ठी जिसमें साइन किए हैं वो एक दिन कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस से बहुत फायदे उठाएंगे, ये देख चलिए, लीजिए। सत्ता की जी, तरफ की चिट्ठी है ना, सत्ता के खिलाफ, और तरफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच महमूद प्राचा। इट वाज़ वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू।